दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विपक्ष और भाजपा के अंदर के लोग भी बड़े प्रसन्न हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। पहले चर्चा हुई कि योगी जी अपने कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन दिलाना चाहते हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं मिला। फिर चर्चा हुई कि मनोज सिंह को तो एक्सटेंशन पक्का है, मनोज सिंह को भी एक्सटेंशन नहीं मिला। उसके अलावा एक और खबर आती है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जब विजय मिली थी तो अमित शाह के सारथी थे उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य, जिनको चेहरा बना के भारतीय जनता पार्टी ने नान यादव ओबीसी को अपने पक्ष में किया था। अब केशव मौर्य कौन है? केशव मौर्य थे विश्व हिंदू परिषद के सलाका पुरुष अशोक सिंघल के शागिर्द थे। उनकी उनकी उंगली पकड़ के उन्हें राजनीति सीखी थी और विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय रहते थे। केशव मौर्य 2012 में तब विधायक बने थे जब भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं, फिर बाद में सांसद भी बने। उनको चेहरा बना के अमित शाह उतर गए उत्तर प्रदेश में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, लेकिन साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया गया योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर तब भी आरोप लगता था कि ये थोड़ा ठाकुर प्रेमी है, अपनी जात को ज्यादा प्रेम करते। तो मैं ये सब भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि बीच में चर्चा हुई कि 2022 चुनाव के पहले कि केशव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो भाई साहब 2022 का चुनाव होता है ऐतिहासिक रूप से। लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों ने अखिलेश यादव से संपर्क साधा और सिराथू में उनकी हार को पक्का कर दिया गया। नतीजा ये रहा कि भाजपा की तो सरकार बन गई, अपनी विधानसभा केशव जी हार गए। पहले ये हारते हैं, उसके बाद खैर मोदी और शाह का आशीर्वाद रहता है, हारने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रहती है, लेकिन बड़ा महत्व एकदम कहते हैं ना, बहुत ही छोटा सा विभाग दे दिया गया। पहले पीडब्ल्यूडी जैसे भारी भरकम विभाग के मंत्री थे, उसके बाद इनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हो गए। एक मुकदमा ये दर्ज हुआ कि इनकी मार्कशीट और डिग्री सब फर्जी है। उसमें भी लोग मान रहे थे कि इसमें विपक्ष और योगी खेमे के कुछ लोग थे उस मुकदमे के पीछे। तो इस मुकदमे में पहले हाई कोर्ट में उनको केशव मौर्य को राहत मिली, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत दे दी। तो हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं, मनोज श्रीवास्तव नाम है इनका। दर्शकों को बता दूं कि पिछले 30-35 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे अच्छी खबर रखते हैं। मुंबई से प्रकाशित दैनिक सामना के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और भाजपा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या समझा जाए कि अब केशव मौर्य को तो फर्जी डिग्री वाले मामले में राहत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से भी, तो उनकी स्थिति मजबूत होगी, उनके दिन बदलेंगे कि अभी भी वो बस उप मुख्यमंत्री का टैग लगा के घूमेंगे, विभाग कोई नहीं रहेगा, विभाग बहुत महत्वहीन विभाग दिया गया हमको। दिन उनका खराब कभी नहीं था। 2012 में सदन में आए, तब से लेकर और आज तक डिग्री वाला जो विषय था, ये प्रायोजित षड्यंत्र था। आप भी मानना है और प्रायोजित षड्यंत्र था? और बिल्कुल था। इस प्रायोजित षड्यंत्र का अंत हो गया, उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया और जो लोग इसमें शामिल थे उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ऐसी परिस्थितियां जिसके साथ आती है, फिर वो और निखर के आ जाता है। प्रतिकूलता में जब आपके परिणाम पक्ष में आ जाता है तो फिर एकदम सब कुछ बदल जाता है, सारे आयाम बदल जाते हैं। जो कुछ भी कोई कुछ कहता है, फिर वो दूसरी परिभाषाएं हो जाती हैं। तो केतु जी के साथ ऐसा हो गया। मनोबल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। और केशव जी तो कभी थकने वाले थे जब केशव जी तो विषम परिस्थितियों के आदी रहे हैं। 2022 के चुनाव में हमारे 3-3 पिछड़े वर्ग के नेता इस्तीफा देके चले गए और अखिलेश जी को लगा यह विश्वासघात हमारा कामयाब करेगा हमको। केशव जी ने अकेले पलट दिया बाजी। नहीं, आप कह रहे हैं कि अकेले पलट दिया, लेकिन वो खुद की तो चुनाव हार गए ना। उनका चुनाव हारना, पूरे प्रदेश को जिताना, ये बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। और इसी नाते नहीं उनको मनोज, मुख्यमंत्री तत्काल बनाया, अविलंब बनाया, कोई विचार नहीं हुआ।
ये सुनिए, लेकिन वो तो कहते हैं, टीम योगी तो कहती है कि वो योगी की जीत थी, मोदी की जीत भी नहीं। वो तो मोदी को भी क्रेडिट नहीं देते हैं। ये सवाल काल्पनिक है, टीम योगी कह के और कल्पना करना, किसी का पर्टिकुलर नाम बताइए, उसको उत्तर मिलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं मनोज जी, उत्तर प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती विधानसभा का 2023 में, और एक प्रेस रिलीज भेजी जाती है कि एक नए आदित्य का मतलब एक नए आदित्य का उदय हुआ और योगी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, और आप कह रहे हैं कि टीम आप योगी है मध्य ही नहीं। प्रदेश में आप मध्य प्रदेश का तो जान ही लीजिए कि जो हाँ। सज्जन मुख्यमंत्री थे उनका टिकट एकदम बाद में घोषित हुआ था, ये स्थिति थी। किसके साथ क्या हो जाए यह नहीं पता है। आज वह केंद्र में मंत्री हैं तो और मतलब हर पार्टी, योगी जी के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। इस पार्टी के अंदर व्यक्ति प्रतीक है, संगठन अनवरत अपने अभियान अपने अनुसार चलता है। किससे कब क्या काम संगठन को लेना है, ये संगठन मंडल तय करता है, ये किसी पे लागू है। नहीं तो मनोज जी, क्या माना जाए, क्या मोदी जी को भी हटाया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था, हाँ। और संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वही होगा। नहीं तो अभी आपके मोहन भागवत जी का एक विचार आया था कि भाई 75 साल की उम्र में आदमी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मोहन भागवत जी मोदी जी से पहले 75 साल के हो जा रहे हैं, और जो रास्ता दिखाएंगे वही रास्ता पकड़ लेंगे मोदी जी। नहीं तो 12 सितंबर को अगर मोहन भागवत जी संन्यास ले लेंगे तो क्या मोदी जी भी 17 तारीख को संन्यास ले लेंगे? इसकी कोई गारंटी किसी बात की, भविष्य के विषय को लेकर काल्पनिक सवाल का काल्पनिक जवाब क्या कहा जाए। 12 तारीख आ जाने दीजिए, फिर उसका उत्तर आगे मिल जाएगा। नहीं तो अभी क्या माना जाए, क्या केशव मौर्य दोबारा मतलब मुख्यमंत्री बनने की संभावना है केशव मौर्य की कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जानते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, नाम सुने होंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम आज भी लोगों की जुबान पे जल्दी नहीं आ पाता है। पार्टी कब क्या कर दे, यही तो अलग तरीके की पार्टी है। नहीं, एक तस्वीरें आई अभी अभी, राज कपूर जी से कहूंगा अभी संभव तो तस्वीर लगा दीजिए। एक तस्वीर आई है बनारस से, जिसमें केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक से मोदी जी बहुत मुस्कुरा के कुछ बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर थी कि एयरपोर्ट पे योगी जी जब स्वागत कर रहे हैं बुके लेके, तो योगी जी तो मुस्कुरा रहे थे लेकिन मोदी जी के चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। इसको क्या समझा जाए? अब तस्वीर देख के क्या बताया जाए, तो मुर्गा बोला, मुर्गा बोलने का जिसको आप पूछोगे वो बता देगा। पहलवान बता देगा डंड मुगदर कसरत, संत बता देगा कि राम सीता दशरथ, सब्जी बेचने वाला बता देगा कि आलू वो भी 10। नहीं नहीं, आप घुमा रहे हैं मनोज जी, आप घुमा रहे हैं। न मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं तो सही बता रहा हूं। लेकिन ये मनोज सिंह को एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया? हाँ, मनोज सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिला, तो जिसको देना था उसको लगा होगा देना नहीं ठीक है तो नहीं दिया। उसको लगा कि दुर्गा शंकर जी को 3 बार दिया जाए तो 3 बार दिया। नहीं नहीं, आपने तो अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा है कि गुजरात अब उत्तर प्रदेश पे पूरा नियंत्रण चाह रहा है। हमने क्या लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा, खबर जो लिखा है तो मैंने हाँ। लिखा है कि टीम गुजरात मतलब केंद्रीय नेतृत्व चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश को अपने नियंत्रण में रखें। इसके नाते उन्होंने प्रशांत कुमार को नहीं दिया एक्सटेंशन, जो लोगों को लगता था कि ये उत्तर प्रदेश के स्थानीय नेतृत्व के बहुत निकट हैं। यही मनोज सिंह के साथ हो गया। दुर्गा बाबा को वहां से भेज के डायरेक्ट यहाँ खटाखट मिलता रहा। ये तो बातें जो हो दिख रही सामने, उस पर सवाल होंगे, उसको कोई थोड़े रोक पाएगा। नहीं तो भाई आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है कि 8 साल होने जा रहे, 9 साल होने जा रहे हैं और योगी जी अभी तक मोदी और शाह का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए? तो कहीं ना कहीं टकराव की बात जो अखिलेश यादव कहते हैं वो सही कहते हैं। अखिलेश यादव क्या कह सकते हैं, अखिलेश यादव जी की बात तुलना एकदम मत करिए। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी का कॉलर पकड़े भरे मंच पर, उनसे आप किसी नैतिकता की और किसी ऐसे बातों की बातें छोड़ दीजिए जिसपे हम लोग बात करें वो किया जाए। देखिए मनोज जी, मैं एक बात बोलूं, उस पूरी मीटिंग में जो समाजवादी पार्टी के परिवार की अपनी मीटिंग थी, उसमें नेताजी ने कैमरामैन अलाउ किया। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में तो कैमरा अलाउड ही नहीं होता है।
जरा फोन कोई आ रहा है लगता है उसको। मनोज जी, हाँ भैया। एक आरोप देखिए और लग रहा है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक आरोप लग रहा है कि अधिकारी मंत्रियों के फोन नहीं उठाते, और राकेश राठौर ने खुद मुख्यमंत्री की मीटिंग में कहा, लखनऊ मंडल के जब विधायकों और एमएलसी और मीटिंग हो रही थी, कि राकेश राठौर जो नगर विकास में राज्य मंत्री हैं, उनका हाँ, फोन उनके विभाग के सचिव अमृत अभिजात नहीं उठाते हैं। तो ऐसा तो कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। आप आजम साहब का पत्र पढ़, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए। नहीं उठा हाँ, रहे, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार है, ये संदेश जाना चाहिए। और यह अगर बात आ रहा है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, तो इस पे सबको बैठ के उनको निर्णय लेना है, जिनको सरकार चलाना है। और नहीं लेंगे तो परिणाम अधिकारी थोड़े दिला पाएंगे, परिणाम जनता देती है। और ये जो चुन के जनप्रतिनिधियां, इनकी जिम्मेदारी है जनता की सुख दुख की। अधिकारी नहीं थोड़ी जिम्मेदारी, अधिकारी आपके क्रियान्वयन करने का एक सहयोगी है। अधिकारी परिणाम देगा जितना आप बोलोगे उतना, और अगर नहीं कर रहा तो दंडित होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए, सबको ये बात बताना चाहिए। तो इसका मुख्यमंत्री इलाज क्यों नहीं ऐसा, मुख्यमंत्री तुम्हारे को थोड़ा होगा। मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यह विषय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं मैं बता पाऊंगा? नहीं, आप भाई लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को 30 साल से कवर कर रहे हैं, आपने कई मुख्यमंत्री देखे। क्या कल्याण सिंह के जमाने में ऐसा संभव था कि कोई अधिकारी विधायकों की नजर को नजरअंदाज करे, उसका तो कुर्सी पे बना रहेगा? देखिए, कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी, ये लोग ऐसे मुख्यमंत्री होते थे जो कार्यकर्ताओं को बताते थे उनके माध्यम से अधिकारियों को कि ये जनता का सरकार है, ये जनप्रतिनिधि हैं। इस सरकार में इसकी बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। यह कहने में 1 मिनट का मुझे गुरेज नहीं है। आप तो 2 उदाहरण दिए, मैं 10 उदाहरण बता सकता हूँ अधिकारियों के मनमानेपन पर। अभी ये लखनऊ की मेयर का पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें नगर आयुक्त उनको बैठक में नहीं बुलाया, अधिकारी ने बैठक में नहीं बुलाया, सामान्य बात बना लिए। यह बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। तो अभी तक तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ लखनऊ के नगर मुख्य नगर अधिकारी का। नहीं हुआ तो ये बात ठीक थोड़ा है। आप 100 बार कहता हूं। बड़े लोकप्रिय आदमी है आप, बहुत फोन आता है आपके पास। भैया पता नहीं कैसे आ जा रहा हूं, मैं क्या बताऊं, तो मेरा तो कोई वो है नहीं। एक जरा 2-3 सवाल और है मनोज जी। इतनी तकनीकी हमको जानकारी नहीं, मैं इसको काट देता अभी, कहीं ऐसा आप और ना कर दे, इस नाते मैं उसको सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताइए मनोज जी, ये जो AK शर्मा जी भी हाल में बहुत एक्टिव हो गए अचानक से, इसको क्या माना जाए? AK शर्मा जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं, वो अचानक से बहुत एक्टिव हो गए। उसके बाद जिन अधिकारियों का योगी जी एक्सटेंशन चार्ज, उनको एक्सटेंशन नहीं मिला। इसका मतलब दिल्ली कुछ कड़े फैसले लेने वाली है। भविष्य को लेकर दिल्ली क्या करेगी, हाँ। अनुमान कैसे ऐसे लगा दिया जाए। लेकिन आप कभी AK शर्मा का दिल्ली, अरे बिहार में सक्रिय हो रहे हैं, तो आप मान लो बिहार में भूमिहारों की आबादी बहुत बड़ी है, और भूमिहार वोट बैंक को ठीक करने के लिए लग गए होंगे। अरे यूपी की बात करिए ना, यूपी में तो लोकसभा में हारे ही है भारतीय जनता पार्टी। अब मुश्किल से 15-16 महीने बाद चुनाव है। आप यूपी में क्या लग रहा है आपको? यूपी में ये लग रहा है कि जो चुनाव हारे हैं जिस कारणों से, अगर उस पर संशोधन और समीक्षा करके उसको ठीक नहीं करेंगे तो विधानसभा का परिणाम खराब आएगा। अखिलेश जी 14 में बुरी तरीके से हार गए, परिवार के वही 5 टिकट बच पाए थे, जो घर का समाजवाद है वही खाली बच पाया था, और 17 में साफ हो गए। और भारतीय जनता पार्टी 24 में हारी है, अगर नहीं सुधार करेगी तो फिर 27 में कौन बचा पाएगा? आप बड़ी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 में साफ हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं साफ हो जाएगी, सुधार नहीं करेगी तो जो भी नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी में लगातार सतत अनवरत उतना काम होता है जितना मुलायम सिंह के घर में बैठ के राष्ट्रीय कार्य समिति हो जाती है, आप समझिए। और लोकतंत्र अरे के तो मामले में अरे आप खुद ही 14 और 17 की बात किए कि हम 14 बात में करते हैं, अखिलेश जी सुधार नहीं किए थे,
अखिलेश जी हाँ। दंगा नहीं रोकते थे, अखिलेश जी का आरंभ ही दंगे से हुआ था। नहीं, वो तो 2014 के पहले का था, 2014 के बाद से कौन सा दंगा हुआ था? 2013 मुजफ्फरनगर दंगा। अखिलेश जी की सारी जो योजना थी वो केंद्रित हो गई थी। वो बोलते थे जैसे रमजान है तो लाइट की आपूर्ति करो, हम इनकी उनका मतलब मुंह से बोले थे कि इनके नाते सरकार बनाए हैं। जैसे वो हमारी बेटी उसका कल एक योजना लाए, दर्जा 6 से 12 तक के लड़कियों को उसमें वजीफा मिलना था और इंटर पास पे 30,000 रुपया एक अनुदान मिलना था। वो खाली गैर हिंदुओं को मिल रहा था अल्पसंख्यक के नाम पर। नहीं, और लेकिन रामपुर में आप कह पहला रहे हैं कैंप कि लगा, मैं आपकी रामपुर में बात समझ गया, पहला लेकिन कैंप आप ये लगा। आजम नहीं, साहब आप एक उसको मुरादाबाद मंडल का कार्यक्रम आजम साहब ने उसको करवा दिया रामपुर में, और रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय में खाली 90% मुसलमानों को बांट दिया। तो अखिलेश जी हमेशा लगातार काम से अपने बताया कि मैं खाली मुसलमानों का हूं, उसका परिणाम भुगते। आज वो रूप बदल रहे हैं। अब रूप बदलने की स्थिति है कि पत्नी को भी अपमानित किया जा रहा है, उनकी हिम्मत नहीं कि प्रतिकार करें। अरे आप प्रतिकार मार के कितना दिन राजनीति कर पाओगे? लेकिन ये बताइए कि आप खुद कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को हार मिली है मैं और ये नहीं कह सुधार रहा नहीं हार होगा। मिली, हाँ मिली। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल बिल्कुल मिली, हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी थोड़ा हरा पाई। भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्रबंधन उनको हरवाया। आप भी 10 बार स्वीकार किए इस बात को। आपने कहा था टिकट वितरण गलत है, आपकी नहीं, बात बात माने सही, होते लेकिन भाजपा के लोग तो नहीं हारते। समाजवादी पार्टी को अकेले 37% वोट मिला था मनोज जी। इतना वोट तो कभी सपा को तब भी नहीं मिला था जब उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। आप या ये क्यों नहीं भूल रहे? मैं बता तो रहा हूं, उसका सबसे हाँ। बड़ा कारण ही यही था कि टिकट आपने जिसको गलत लोगों को दे दिया, हम उनको नहीं जीतने देंगे। तो लोगों ने जम के कर दिया, और अखिलेश जी उसी में बसपा के तोड़े लोगों पे दांव लगाया, उसको उन्होंने पीडीए बना दिया। अखिलेश जी को पीडीए तो तब समझ में आता जब वो कहीं दिए होते हिंदू समाज के गरीबों दलितों को वजीफा दिए होते, तब उनको पीडीए नहीं समझ में आया। तब उनको लगा खाली अल्पसंख्यक को देना है। अल्पसंख्यक के नाम पे 90% मुसलमान बच्चों को सारा वजीफा दे दिया। उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान में भेद कर दिया। अरे वो मतलब वो मरने जीने से मनोज जी, अब वो बात इतिहास हो गई। अब अखिलेश जी का पीडीए पे इतिहास काम नहीं, कर रहे हैं। कर्म भूल का नहीं नहीं, दंड अब तो मिलता है। कोई नहीं नहीं, कर्म सुनिए नहीं। अखिलेश। अखिलेश जी बसपा के 4 गद्दारों को जोड़ के सोच रहे हैं पीडीए की कल्पना। ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी भेष बदलने थोड़े कोई किसी के ऊपर यकीन कर लेता है। देखिए, अब हमको अखिलेश तो जी लग को रहा है कोई कि अब नंगा कर नहीं रहा। मुझे तो लग रहा है कि मैं अखिलेश मनोज जी श्रीवास्तव। मैं किसी पार्टी का आप प्रवक्ता नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं किस दुनिया में सोए हैं। वो 2 मिनट में चाहे तो अखिलेश जी को नंगा कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो गजब बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर 24 वाली स्थितियां रही, फिर उसमें अब दिन पर दिन पर जिस देखिए टकराव साफ दिख रहा है। योगी जी चाहते हैं कि हर जगह सिर्फ हर अधिकारी उन्हीं की बात सुने, तो फिर मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दो, सर्व विभाग के मंत्री वही बन जाए। मुख्यमंत्री यही और चाहता है कि हर आदमी उनकी बात सुने। अखिलेश जी इसी नाते शिवपाल जी को बर्खास्त कर दिए थे, क्योंकि उनकी बात तुम अधिकारी नहीं माना था। सुनिए सुनिए, लेकिन एक बात चलते चलते एक बात और बता दीजिए कि दिल्ली से लौटे हैं 20 जुलाई को योगी जी, तब से बॉडी लैंग्वेज बदल गई। 3 साल से इनसे ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत नाराज थे, उनसे बुला के मिले हैं। उसके बाद सुनने में आ रहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को खुश करने के लिए गोंडा के डीएम का ट्रांसफर तक कर दिया गया है। अब ये भी आ रहा है कि योगी जी चाह रहे हैं कि उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं योगी जी अपने आप को मजबूत तो नहीं कर रहे इन केस अगर कुछ हर होता है। आदमी कई अपने लोग आप ये को मजबूत करता भैया, हर आदमी अपने आप को मजबूत करता है। उसको जो लगता है इसमें मेरी भलाई, उसे करना भी चाहिए। देखिए, आप घुमा रहे हैं, बोल नहीं रहे पूरी बात। आप ये आप बताइए, विषय पे आ अचानक से जाइए, उनको केशव मौर्य वाले विषय पे आ जाइए। नहीं केशव तो मौर्य का केशव जो शौर्य है ना, वो हाँ। उन्हीं का शौर्य था कि एकाएक भारतीय जनता पार्टी से 3 लोग जाके और विश्वासघात करके अखिलेश जी के गोद में बैठ गए, और केशव जी छाती पर चढ़ के भाजपा जीत ले आए। उस पे आप बात करिए जो आप बात करना चाहते थे। नो, तो आप कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य की वजह से जीता, योगी की वजह से नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछड़ा वोट बैंक जो संदेश देना चाहा अखिलेश जी ने, अखिलेश जी से बड़े नेता केशव जी थे जो जिता दिए भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश जी आ, सारा काम कर दिए, बसपाइयों को तोड़ लाए, भाजपा के मंत्रियों को तोड़ ले गए, और उसके बाद भी केशव जी उनके मुंह से छाती चढ़ के लाके भाजपा के जिता दिए। उनसे बहुत बड़े नेता। लेकिन लेकिन लोकसभा में तो हार गए ना। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है। हाँ, तो उसके लिए किसको दोषी ठहराएंगे?
भारतीय जनता पार्टी की जो प्रबंध समिति थी, जो टिकट वितरण कमेटी थी, वो जिम्मेदार है। तो आपको क्या लगता है कि 2027 में अगर केशव मौर्य को आगे कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ सकती, जीत सकती है? भारतीय जनता पार्टी मतलब कोई भी आगे रहेगा तो अब चुनाव समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छा लड़ेगी। समाजवादी नहीं नहीं पार्टी आप आज तक नहीं नहीं आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। केशव मौर्य को आगे कर दिया जाता है तो क्या ओबीसी और दलित जो नाराज होकर चला गया था 2024 में वो वापस लौट आएगा भाजपा की तरफ? भारतीय जनता पार्टी के पास जो नाराजगी की बात है, एकदम नाराजगी की बात नहीं है। भारतीय समाजवादी पार्टी से वही लोग चुनाव जीते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग जाके मदद किए हैं उन स्थानों पर। नहीं तो केशव मौर्य का क्या, केशव मौर्य 2027 में इनकी कोई भूमिका रहेगी कि ये खत्म हो जाएंगे? निश्चित भूमिका उनकी 2012 में भी थी, 2017 में भी थी, 2022 में बहुत ज्यादा थी और आगे और रहेगी। तो क्या केशव मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं 27 के पहले? भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए केशव मौर्य लड़ते हैं। केशव मौर्य अपने लिए नहीं लड़ते हैं। ये पार्टी को तय करना है कि केशव मौर्य होंगे, योगी आदित्यनाथ जी होंगे या कोई और एबीसीडी होगा। ये पार्टी को तय करना है और तो ये जो सबकी जिम्मेदारी है योगी जी। नहीं केस, अब जो मुकदमे से इनको जो फर्जी सर्टिफिकेट वाला मुकदमे से जो इनको राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बड़ा मनोबल उस बढ़ेगा, बहुत बड़ा। और जो लोग केशव इसमें थे, अखिलेश जी सबसे ज्यादा अटैक किस पे करते? केशव जी पे। उनको पता है हाँ, यही केशव है जो 22 में हमको 44 दांव मार के पटक दिया। वो ये जानते हैं, तो अखिलेश उनका जी मनोबल केशव मौर्य टूटा से, होगा। अखिलेश जी केशव मौर्य से डरते हैं कि? निश्चित, निश्चित। और कैसे बता दूं, उत्तर प्रदेश की हम्म, विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। किसी विषय पे केशव जी ने बोला कि सफाई से पैसा नहीं आया था। अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष थे, योगी पार्ट 1 सरकार में खड़े हो गए और कहे कि तुम्हारे बाप के हाथ आता है, क्योंकि उनको लगा है पिछड़ा आदमी है, अति पिछड़ा आदमी है, दबा दिए। दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि तुम्हारे बाप का नहीं है। अखिलेश जी खड़े हुए और बोले हमारे संस्कार में नहीं है ये कि हम जब आपने ऐसे बात कहा, ऐसी भाषा का। तो उनको भी ये लगा कि हम पीडीए को तो मसल सकते हैं, अति पिछड़े को मसल सकते, बोल दिए। योगी जी के सामने नहीं बोल पाए। अखिलेश जी भी तो यही करते हैं, क्यों नहीं योगी जी को उस समय जवाब दे पाए? अखिलेश जी की दया है कि योगी को ललकारे अतीक वाले मुद्दे पे, परिणाम ले लिए। अखिलेश जी की ही दया है कि ये खाली हो रहा है इतना, लगातार ललकारते ललकारते। अखिलेश जी को बहुत बड़ा योगदान है, अखिलेश जी को बहुत धन्यवाद इसके लिए। वो ना होते तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। उमेश पाल के हत्या के लोग इतनी भारी संख्या में नहीं एकाएक पकड़े जाते। अखिलेश जी को बहुत श्रेय है, बहुत श्रेय है। धन्यवाद अखिलेश जी को। तो आप फिर बता रहे केशव मौर्य से डरते हैं अखिलेश यादव, इस बात को आप मान रहे निश्चित, हैं मैं मान नहीं रहा हूं, सब मान रहे हैं। कि केशव मौर्य की लोकप्रियता से अखिलेश यादव, मतलब अखिलेश यादव को लगता है कि उनको सत्ता से 2027 में अगर उनको चुनाव नहीं जीतेंगे तो उनको रोक सकते हैं, अखिलेश यादव को उनको ये चुनाव लगता है कि जीतने से 22 रोक में सकते हैं केशव केशव मौर्य। मौर्य ने हमारे सारे षड्यंत्र को चूर चूर कर दिया, तोड़ तोड़ डाला। और 27 में यही आदमी हमको हमारा एकदम बौना बना देगा। वो जानते हैं। तो वो मतलब जरा जरा बात से भी केशव 22 जी को में भी टारगेट अखिलेश, करते हैं। तो 22 में केशव ने सरकार नहीं बनने दी और 27 में भी केशव सरकार नहीं बनने देंगे सपा की, ये आप कहना चाहते हैं? सपा, हाँ। अच्छा, अखिलेश जी भी तो क्या? फिक्स हैं कुछ लोगों पे। कुछ लोगों को, भाजपा के प्रमुख लोगों पे अखिलेश जी कभी अटैक ही नहीं करते। कौन नहीं जानता वो कौन लोग हैं जिनसे अखिलेश जी कभी अटैक नहीं करते, और वो अखिलेश जी पे नहीं करते। अब समझो भाजपा के लोगों से हाथ मिला के काम कर रहे हैं, कई दिन सफल रहेंगे। आप राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं क्या? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। देखिए, अखिलेश जी ने बीच मझधार में आजम खां को छोड़ दिया। ये अखिलेश जी ने मतलब छोटा काम कर दिया। उनको एक बार उत्तर प्रदेश बंद कर देना था, एक बार उनको बहुत बड़ा प्रदर्शन कर देना था। आजम खां इतना कर गए थे समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन जैसे मझधार में छोड़ के चले गए। हम जानते हैं इस बात को, आजम साहब कितने दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें यह कल्पना नहीं थी कि उनके दुश्मन को आके उनके रामपुर में लाके लड़वा दोगे। मतलब आप उस आदमी ने जितने आपको इस लायक बनाया, जिसको आप मतलब जिसकी बग्गी में आप बैठ के गए थे चांदी वाली, उसको भी आप नहीं छोड़े। आप छोड़ोगे किसको? चलिए, तो का अंतिम मुलाकात कब हुई थी आजम खान साहब की? अब ये विषय हमारा और आपका नहीं, हमारी संवेदना उनके साथ थी किसी विषय पर, किसी विषय पर।
वैचारिक हम हमेशा आजम खां के हमेशा खिलाफ रहे और आगे भी रहेंगे। चलिए लेकिन भाई, अखिलेश जी की गद्दारी से हमें उनके साथ संवेदना है कि वो भी ना हुए उनके, जिनको उन्होंने बढ़ाया। चांदी की चलिए बग्गी में मनोज, बैठाया था बंदा। सोचिए, समाजवादी लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, वो चांदी के बग्गी में बैठ गए और बदल गए। तो यहां हमारी संवेदना है। आजम खान के पास चांदी की बग्गी आई कहां से? तो ये तो आजम खां अखिलेश जी बतावे, हम कहां से ये बता पाएंगे? जो बैठा था उनको पूछना चाहिए। चलिए मनोज जी, आपने बड़ी जानकारी दी। फिर धन्यवाद भैया, मिलेंगे ऊपर। धन्यवाद, ऐसे फिल्में बनाए रहे। ठीक ठीक, धन्यवाद।